अब हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है कि क्या आप क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन को एफआईआर मानोगे? वेदर अ क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन विल बी कंसीडर्ड एन एफआईआर। अब क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल बी एक पर्सन है, इसका मर्डर हो जाता है एंड इसका मर्डर सपोज ए करता है। बी हैज बीन मर्डर्ड बाय ए और पब्लिक के सामने मर्डर होता है। अब यहां पे एक आई विटनेस है सी ने ये मर्डर होते हुए देखा था अपनी आंखों के सामने। अब यहां पे सी जाता है बी के घर पे एंड जो बी की वाइफ होती हैं डी, उनको जाके सब कुछ बताया जाता है कि कैसे कैसे उसने मर्डर होते हुए देखा था। ओके, अब इन दिस केस जो डी की वाइफ होती हैं वो सी के साथ पुलिस स्टेशन में जाती हैं एंड वहां पे जाके सी जो है अपनी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करवा देता है। यानी जो भी उसने देखा है क्राइम स्पॉट पे उसको वो पुलिस के सामने रिकॉर्ड करवा देता है। ओके, अब जब सी आता है उससे पहले एक पर्सन है एक्स ने पुलिस को कॉल किया एंड उसने क्राइम स्पॉट पे जो उसने देखा था वो पुलिस को बता दिया। अब जो इन्फॉर्मेशन एक्स ने दी थी ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बहुत नॉर्मल सा उसने चीजें बताई हैं कि मैंने एक डेड बॉडी को पड़े हुए देखा था। उसने बहुत ज्यादा डिटेल में चीज को नहीं बताया, लेकिन हमको यहाँ पे याद रखना है कि एक्स ने सबसे पहले पुलिस को इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। अब इस केस में हम एफआईआर किसको मानेंगे? यानी कि जो सी ने जो देखा है एंड पुलिस के सामने आके उसने डिटेल्ड स्टेटमेंट दी है, इस स्टेटमेंट को आप एफआईआर मानोगे या फिर आप एक्स की जो स्टेटमेंट है उसको एफआईआर मानोगे? अब इस चीज के ऊपर हमारे पास 3-4 केसेस हैं। इसमें से सबसे ज्यादा जो प्रोमिनेंट केस है वो नेताजी शिंदे का केस है, बिकॉज सबसे लेटेस्ट केस यही है इस पॉइंट के ऊपर। ओके, अब इन केसेस में बोला गया था कि अगर जो क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन है, यानी कि ज्यादा जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं है, जो एक्स की स्टेटमेंट थी वो क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन थी यहाँ पे बिकॉज इट वॉज नॉट डिटेल्ड। तो इस केस में बोला गया था कि जो आपकी क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन है इसको आप एफआईआर कंसीडर नहीं करोगे। यहाँ पे जो सी की स्टेटमेंट है उसी को हम एफआईआर मानेंगे। अब इसकी इम्प्लीकेशन क्या है? इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि अगर आप यहाँ पे एक्स के स्टेटमेंट को एफआईआर मान लेते, तो उसके तुरंत बाद हम बोलते कि केस में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई है। हमें पता है कि जैसे ही एक केस में अगर एफआईआर लॉन्च हो जाती है उसके तुरंत बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है एंड अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई भी स्टेटमेंट मेक करते हो आप तो उसके ऊपर सेक्शन नंबर 181 ऑफ बीएनएसएस जो है पुरानी सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 162 अप्लाई करेगा। एंड पुलिस को अगर आप कोई भी स्टेटमेंट मेक करोगे तो ये एज अ पीस ऑफ एविडेंस आगे जाके आप यूज नहीं कर सकते हो फॉर कोरॉबोरेशन। ओके, ये चीज हमको पता है। अब यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि एक्स के स्टेटमेंट को ही हम एफआईआर मानेंगे, अगर यहाँ पे हम ये मानते हैं तो उसके बाद जो सी के स्टेटमेंट है उसके ऊपर सेक्शन नंबर 181 ऑफ बीएनएसएस लग जाएगा। एंड इस केस में जो सी की पुरानी स्टेटमेंट है जो पुलिस के सामने उसने बोली थी वो आप यूज नहीं कर सकते हो फॉर कोरॉबोरेशन। लेकिन अगर आप सी के स्टेटमेंट को ही एफआईआर मानोगे तो एट द स्टेज ऑफ ट्रायल जो सी ने पुलिस को स्टेटमेंट दी थी उसको आप फॉर कोरॉबोरेशन पर्पसेस यूज कर सकते हो। ओके, एंड दैट इज वाई यहाँ पे अगर सी के स्टेटमेंट को हम एफआईआर मानेंगे तो इसमें प्रोसिक्यूशन का फायदा होगा। इसलिए हमको यहाँ पे याद रखना है कि जोन सी भी इंफॉर्मेशन ज्यादा डिटेल्ड होगी इस इंफॉर्मेशन को हम एफआईआर मान लेंगे। ओके, एंड इस केस में हम सी के स्टेटमेंट को एफआईआर मानेंगे। यही चीज इस केस में बोली गई थी। अब इस केस में कोर्ट ने ऐसा इसलिए बोला था,
इस केस में कोर्ट ने ऐसा इसलिए बोला था कि ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को हम एफआईआर मानेंगे, बिकॉज एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन जो है वो एक डिटेल्ड एफआईआर के ऊपर ही बेस करती है। अगर एफआईआर डिटेल्ड होगी तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो भी ज्यादा डिटेल्ड होगी, एंड दैट इज वाई यहाँ पे हम उसी इंफॉर्मेशन को एफआईआर मानेंगे जो ज्यादा डिटेल्ड हो, बिकॉज इट विल हेल्प द पुलिस ऑफिसर टू डू इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन। ओके, तो ये इस केस की रीजनिंग है।